जय हिंद दोस्तों, आज साइंस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साइंस से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पक्का यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को लिख भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हृदय गति की जाँच कार्डियोग्राफ से की जाती है। ठीक है, हृदय गति की जाँच कार्डियोग्राफ से की जाती है। इसी तरह से कुछ और माप और उससे संबंधित कुछ बात देख लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई की माप के लिए। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई की माप के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब के माप के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखते हैं मैनोमीटर। देखिए मैनोमीटर जो है गैसों के दाब की माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गैसों के दाब की माप के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं यहाँ पे पौधों की वृद्धि को मापने के लिए। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं पौधों की वृद्धि को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद हाइग्रोमीटर का यहाँ पे प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रहेगा ये फायदोमीटर। फायदोमीटर का प्रयोग हम लोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं। अगर समुद्र में कुछ खनिज ये सब खोजना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। ठीक है, सोनार का प्रयोग करते हैं। मतलब समुद्र में अगर कुछ भी चीज़ हमको मिनरल्स खोजना है, धातु खोजना है, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फायदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। फिटकिरी का नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। कुछ और देख लेते हैं जो बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ जो है, शुष्क बर्फ को क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। शुष्क बर्फ है ये। ठीक है, बर्फ, ये सुधार लीजिएगा, बर्फ है। तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे गैलेना। तो गैलेना का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो लेड सल्फाइड होता है। गैलेना जो है ना वो सीसा का यस्क होता है गैलेना, तो सीसा को हम लेड कहते हैं, तो लेड सल्फाइड होता है, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मार्स गैस किसको कहते हैं? तो मार्स गैस कहते हैं हम मीथेन को। मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। देखिए ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा जहाँ जीव जंतु को गाड़ा जाता है ज़मीन के अंदर, वहाँ से निकलता है ये। ठीक है, तो ये जब हवा में घर्षण करता है तो जलने लगता है। तो आप देखेंगे बहुत सारा पुराना ज़माना का लोग जो होगा गाँव साइड में, तो जहाँ जीव जंतु को गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है ना, वहाँ पर ये गैस लीकेज होता है, और ये लीकेज होता है तो हवा में जैसे लीकेज करके निकलता है तो घर्षण से जल जाता है। जब तक इसकी मात्रा रहता है तब तक ये हवा में उड़ते रहता है जलकर। तो लोग कहेगा भूतवा डांस कर रहे लो। ठीक है, तो जब भूतवा डांस कर रहे हो ऐसा कहेगा लोग, लेकिन साइंस बोलता है कि नहीं, वो मीथेन गैस है। आदमी मरा है चाहे जानवर को गाड़ा गया है तो वहाँ से वो निकल रहा था और उसी में हवा के घर्षण से वो जल गया है, तो इसीलिए वो आग जो है इधर उधर डांस कर रहा है हवा के मदद से, जब तक उसमें मीथेन गैस है। और इधर गाँव वाले कहेगा उधर जाना नहीं है, बचपन को भी नहीं जाने देना है, भूत हो। अरे आदमी से बड़ा आज के समय में भूत कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आदमी से बड़ा अभी के समय में कोई बड़ा भूत नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डर अभी के समय में मनुष्य से है। क्या? मनुष्य से। उसमें भी लड़की प्रजाति से बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है ये? तो अल्कोहल का रासायनिक नाम यहाँ पर होता है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल एल्कोहल। लेकिन देखिए आप लोग सुने होंगे कभी कभी शराब पीने से लोग मर गया। ठीक है, तो शराब इथाइल अल्कोहल पीने से नहीं मरता है, मिथाइल अल्कोहल पीने से मरता है। मिथाइल अल्कोहल पी जाता है तब मरता है। तो सुने होंगे कि शराब पीने के लिए गया लोग और मर गया, मतलब पीकर। तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है ना उसको पीने से लोग मर जाता है। पीने वाला होता है इथाइल और थोड़ा सा अंतर हो जाता है तो हो जाता है मिथाइल।
तो मिथाइल पी जाता है तो टपक जाता है। वैसे शराब तो पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, लोग आदत से लाचार है तो पीता है लोग, लेकिन गलत बात है। शराब का बंदी होना चाहिए पूरी तरीक़ा से, क्योंकि ये जो होता है ना पूरी तरीक़ा से मानसिक स्थिति को, परिवार को भी बर्बाद कर देता है। छोटे परिवार के लोग पीते हैं तो जितना भी पैसा अर्न करते हैं वो सब इसी में लगा देते हैं, फैमिली बाल बच्चा सड़क पर आ जाता है, तो ये गलत बात है। तो इथाइल अल्कोहल पीता है तो ठीक है, लेकिन मिथाइल पी जाता है तो बेचारा दुनिया को छोड़ देता है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि माचिस का डिब्बी होता है ना, उसमें जो माचिस में जो बारूद लगाया जाता है एक प्रकार से, जो जलाने का उपयोग करते हैं, तो उसमें रहता है रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस देखिएगा, कोई चिकन मटन खाएगा ना तो दतवा को ऐसे खोदेगा। किससे? मतलब आप देखेंगे तो वो जो माचिस का डिब्बी में कांटी होता है ना, उससे तो वो निकाल करके ये करता है। लेकिन कहीं वो वाइट फास्फोरस करेगा तो वाइट फास्फोरस जो होता है ना, वो पता चलेगा कि जैसे मुंह में लिया वो आदमी टपक जाएगा। वो जहरीला होता है, विषैला होता है वाइट फास्फोरस। तो वाइट फास्फोरस का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर चूहा वूहा को मारने के लिए। और उसको पानी में डाल दीजिएगा ना वाइट फास्फोरस को, तो उसके बाद अगर उसमें माचिस लगाइएगा तो वहाँ से फिर आग निकलेगा। फुचका गुपचुप वाला को देखे होंगे जो बेचता है रोड पर, तो रोड पर रखे रहता है एक बहुत अच्छा मतलब सुरसी जैसा निकला रहता है और उसमें आग जलते रहता है, कभी बूतेगा नहीं। उसमें एक टिकिया डाला रहता है पनिया में, क्या चीज़, तो वाइट फास्फोरस, और उसी में आग लगा देता है, उसी से वो जलते रहता है, वो कोई तेल उल नहीं रहता है, ठीक है। तो रेड फास्फोरस का हम माचिस उचिस में प्रयोग करते हैं, लेकिन वाइट फास्फोरस जो है वो जहरीला होता है। तो कुल मिलाकर वाइट फास्फोरस गलती से माचिस के एथी में रहेगा ना तो कितना बच्चा मर जाएगा, कितना बूढ़ा बुजुर्ग मर जाएगा। चिकन मटन खाने वाला पता चला दांत खोदने में गांव तरफ में उपयोग किया तो चला गया, निपट गया। तो उसी तरह इथाइल और मिथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल पीने वाला होता है, गलती से मिथाइल पी गया तो वो टपक जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना जो है वो क्या कहलाता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा ये बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझा हुआ चूना को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कहते हैं, याद रखेंगे। बिना बुझा हुआ जो चूना होता है ना, उसमें यहाँ पर पानी नहीं होता है, इसमें पानी नहीं होता है। इसमें जो होता है बुझा हुआ चूना में पानी होता है। देखिए हाइड्रो आ गया ना यहाँ पे, हाइड्रो, तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है कि इसमें पानी का मात्रा है, तो ये एक प्रकार से गीला होगा, ठीक है। अब बिना बुझा हुआ जो है कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो वो सिंपल होगा। तो याद रखिएगा, इस तरह के चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा बारीकी से, क्योंकि ये सीधे तौर पर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखिए जिसमें पानी का अंश नहीं रहेगा तो यहाँ पर पानी नहीं रहेगा, ऑक्साइड है। और यहाँ पर जैसे बुझा हुआ चूना, तो कुल मिला के यहाँ पर हाइड्रो आ जाएगा, हाइड्रो मतलब पानी आ गया, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा तीनों को। एक होता है कास्टिक सोडा, एक होता है धोवन सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा, और ये तीनों कंफ्यूज करता है। तो देखिए कास्टिक सोडा जो होता है ना, वो यहाँ पर क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो याद रखेंगे। इसके बाद अगर देखेंगे धोवन सोडा, तो धोवन सोडा जो होता है ना वो सोडियम क्लोराइड होता है। धोवन सोडा सोडियम क्लोराइड होता है, और इसी धोवन सोडा को कहते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा मतलब वॉश करना मतलब धोना होता है, तो इसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं, सब जानता है इसमें। वॉशिंग सोडा मतलब होता है धोवन सोडा। इसको हम रासायनिक नाम क्या देते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखेंगे। इसके बाद होता है खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं खाने वाला सोडा को। इसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, खाने वाला सोडा को, सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को ध्यान में रखेंगे, कास्टिक सोडा, धोवन सोडा, और उसके बाद यहाँ पे खाने वाला सोडा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से पक्का एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम देते हो तो पक्का यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तारापुर परमाणु विद्युत घर जो है वो कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है तारापुर विद्युत घर, याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ विद्युत रिएक्टर को देख लेते हैं जो अलग अलग राज्यों में है। जैसे
काकरापारा, ठीक है। काकरापारा कहाँ पे है? तो ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। काकरापारा कहाँ देखने को मिलेगा? तो गुजरात में देखने को मिलेगा। इसके बाद है रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान। र तो रावत भाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कुंडलकुलम। कुंडलकुलम जो है वो तमिलनाडु। कुंडलकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु। इसी तरह से आगे देखेंगे कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पे है? तो तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु, कुंडलकुलम तमिलनाडु। नरोरा कहाँ पे है? नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा ये कैगा। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक। तो इसको एकदम सीधे सीधे याद रखना है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। भाभा जो है ट्रॉम्बे में क्या है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में स्थित है, और ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, भाभा अनुसंधान केंद्र। देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है वो बहुत अच्छा सोच रख करके परमाणु के क्षेत्र में काम करने वाले थे, लेकिन अचानक जो है इनका हवाई दुर्घटना में निधन हो जाने के कारण ये जो है बहुत सारा चीज़ अधूरा रह जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे भाभा के नाम से भाभा अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्रॉम्बे में है, और इसके लिए जो है यहाँ से शोध अभी भी जारी होता है, अभी भी किया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। अगर आगे देखते हैं यहाँ पे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे, याद रखेंगे, राकेश शर्मा थे। 1984 ईस्वी में गए थे, और वहीं से मतलब जब टेलीफोन हुआ था, कुल मिला के इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो पूछी थी कि हमारा भारत कैसा लगता है, तो वो बताए थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कुल मिला के हमारा हिंदुस्तान बहुत प्यारा लगता है, ये बोले थे राकेश शर्मा। तो याद रखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। आप लोग बताएंगे अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला रिएक्टर जो है वो अप्सरा था, 1956 में बना था। देश का पहला रिएक्टर अप्सरा था, 1956 में बना था। ये मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी इसको वर्तमान में म्यूजियम बना दिया जा रहा है, मतलब म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया जा रहा है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है, और ये हाल फिलहाल से ही मनाया जा रहा है, मतलब कि ये पुराना नहीं है, 2020-21 से ये मनाया जाने लगा है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, याद रखेंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव जो डॉल्फिन है उसका साइंटिफिक नेम प्लेटेनिस्टा गेगेटिका है। प्लेटेनिस्टा गेगेटिका है राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का। तो याद रखेंगे, देखिए गंगा को राष्ट्रीय रिवर 2008 में घोषित किया गया था, गंगा को, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, किसको? डॉल्फिन को। डॉल्फिन को देखा जाए तो यहाँ पे डॉल्फिन को घोषित किया गया था क्या? तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया तो 2009 में। और 2010 ईस्वी में विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया था। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था, कब? 2010 में। तो ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए गंगा को राष्ट्रीय रिवर कब घोषित किया गया? तो 2008 में। 2009 में डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया देश का, और हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया 2010 में। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हाथी देखा जाए तो झारखंड, कर्नाटक और केरल का राजकीय पशु है, याद रखेंगे। और हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और देख लेते हैं जो पर्यावरण से संबंधित हो। यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस से इस क्वेश्चन को हम जोड़कर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे आर्द्र भूमि दिवस यहाँ पर होता है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 ईस्वी में ईरान में रामसर समझौता हुआ था, तो इसी समय से आर्द्र भूमि को संरक्षित करने की बात कही गई थी। मतलब झील, तालाब, आहर, पोखर, नदी के किनारे वाला जो ज़मीन है उसको पूरी तरीक़ा से जो आर्द्रता होता है उसका, तो उसको बनाए रखने की बात यहाँ पर की गई थी। तो उसी समय से ये कंटिन्यू रहा था। भारत 1985 ईस्वी में इसका सदस्य बना था।
तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रहेगा ये 20 मार्च। 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस, ये पहले ना केतारी उतारी खेत जो होता था गन्ना वाला, उसमें बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलता, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये जो रेडिएशन बढ़ रहा है, टावर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो रेडिएशन बढ़ने के कारण ये छोटी सी चिड़िया होती है वो पूरा तरीक़ा से अब विलुप्त तो होते जा रही है। तो कुल मिलाकर इसकी संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो विश्व गौरैया दिवस हम कब मनाया जाता है यहाँ पे, तो 20 मार्च को यहाँ मनाते हैं। और इसी दिन विश्व खुशहाल दिवस मनाया जाता है। खुशहाल दिवस मतलब हैप्पीनेस डे हम मनाते हैं यहाँ पे 20 मार्च को। लेकिन कितना खुश रहेंगे, जो सबसे खुशी थी चिड़िया वो अब नहीं रही। आप देखेंगे ये चिड़िया का एक झुंड जाता था एकदम चा 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 करते हुए, लेकिन अब नहीं दिखती है। तो कितना दुख की बात है। और हम इस दिन खुशहाली दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। अरे जीवों को बचाइए। नेक्स्ट देखते हैं 21 मार्च। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 22 मार्च। 22 मार्च को यहाँ पे मनाते हैं विश्व जल दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को अगर पूछा जाए तो विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इस पर्यावरण को खराब करने वाला दिवस जो मनाते हैं 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, तो यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। माल्थस, प्रोफेसर माल्थस का सिद्धांत पढ़िएगा। तो प्रोफेसर माल्थस ने जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत दिया है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि प्रोफेसर माल्थस ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य अगर जनसंख्या का कंट्रोल अपने अनुसार से नहीं करेगा तो पृथ्वी अपने अनुसार से जनसंख्या का कंट्रोल कर लेगी। तो ये प्रोफेसर माल्थस का कहना है कि पृथ्वी अपने आप को कंट्रोल करेगी, हर 10-5 साल में कुछ ना कुछ आपदा लाएगी और कुछ आबादी को ख़त्म करके कंट्रोल कर लेगी। और ये बात कहीं ना कहीं सच होता है। आप देखिए हर 5 साल, 4 साल, 8 साल के बाद कोई ना कोई एक बड़ा आपदा आएगा जिसमें 1-2 लाख, 4 लाख आदमी साफ हो जाएगा, जीव जंतु साफ हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। तो कुल मिलाकर पृथ्वी अपने आप को कंट्रोल करती है अगर हम और आप नहीं करेंगे। सिंपल सा बात है कि कोई तराजू है, उस पर हम 100 केजी तोलने का क्षमता है और उसमें हम चढ़ा दे रहे हैं 10,000 क्विंटल, तो ये तो चिपटियन जाएगा, पूरा तरीका से टूट जाएगा। तो पृथ्वी भी एक लिमिट आदमी को, एक लिमिट जीव जंतु को रहने का जगह है, वहाँ चढ़ जाएगा हुमच कर, दिनों रातों एकदम पूरा जनसंख्या बढ़ा रहा है। मतलब कोरोना के टाइम के बाद जो मेहनत करना चालू किया है तो इंडिया को नंबर 1 पर लाके छोड़ा है। हम इकोनॉमिक्स में चाइना को कब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये पता नहीं, लेकिन मतलब जनसंख्या में बोला गया था कि 2050 तक इंडिया सबसे आगे होगा, 2023 में इंडिया सबसे आगे हो गया। मतलब कि कोरोना के पीरियड में जो मतलब मेहनत हुआ वो रंग लाया है यहाँ पे। कुल बोलने का मतलब यही हुआ, 2023 में इंडिया नंबर 1 हो गया पॉपुलेशन में। तो ये मतलब इस तरह का स्थिति बन रहा है। तो प्रोफेसर माल्थस वाला सिद्धांत जो है ना वो लग जाता है, जहाँ पर जितना रहने का जगह है उतना ही रहेगा, उससे अति हो जाने के बाद पृथ्वी कंट्रोल कर लेती है। और ये देखने को आपको मिलेगा, कभी कोरोना तो कभी सुनामी तो कभी भूस्खलन, कभी लैंडस्लाइडिंग तो कभी सुनामी। देखिए अगर 71% भाग पर जल है और हम लोग 29% वाला एरिया में रहते हैं, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, तो पृथ्वी हिले डुलेगी। तो हिले डुलेगी तो 71% वाला पनिया फेंकेगा तो उसमें भूकंप आएगा। उसके बाद देखा जाए तो ज्वालामुखी आएगा, भूस्खलन होगा, तो ये जो होगा स्थिति खराब होगी। तो इसीलिए जनसंख्या कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये जो जनसंख्या दिवस मनाते हैं ना, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, लिमिटेशन में बच्चे हो वही ठीक है, क्योंकि उसका क्या है ना कि हम अच्छे से परवरिश कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा लेक्चर देना सही बात नहीं है, नहीं तो पता चलेगा कि लोग बोलेंगे ये रणझोर दास बाबा बन गए हैं। ठीक है, नहीं ऐसा बात नहीं है, जो बात है वेल एजुकेटेड लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। और 12 अगस्त को ही देखेंगे तो 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं विश्व युवा दिवस। ठीक है, विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस हम लोग 12 अगस्त को ही मनाते हैं। और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। और अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है
वो हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को, याद रखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यहाँ पे मनाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्षुद्र ग्रह जो होता है वो कहाँ पे घूमते रहता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाता है, मतलब स्थित होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मंगल और बृहस्पति के बेल्ट के बीच में ये रहता है, कौन, क्षुद्र ग्रह, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे ग्रह उपग्रह से। सबसे बड़ा और भारी ग्रह जो है वो कौन है, तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है, बृहस्पति है। और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपका गैनीमीड, इसी का सबसे बड़ा उपग्रह है ब्रह्मांड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, तो ये बुध है। सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम ग्रह जो है वो कौन है, तो बुध है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। सौर मंडल में अगर देखा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है, और इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है, तो एक भी उपग्रह इसका भी नहीं है, सबसे चमकीला यही है शुक्र, ठीक है। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस है, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो मिलकर हीलियम बनाता है, ठीक है, हीलियम बनाता है। तो हीलियम जो है ना, ये प्रक्रिया जो होता है वो संलयन का होता है, कहाँ पे, सूर्य में होता है। 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाता है, और इस तरह से सूर्य में ऊर्जा रिलीज होता है, मतलब ऊर्जा बनता है। तो याद रखेंगे नाभिकीय संलयन से क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है सूर्य में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। और देखा जाए यहाँ पे तो हरा ग्रह किसको कहते हैं, तो हरा ग्रह अरुण को कहते हैं। तो अरुण को हरा ग्रह कहते हैं और लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे विस्फोटी ग्रह किसको बोलते हैं, विस्फोटी तारा किसको कहते हैं ब्रह्मांड का, तो ये अभिनव तारा को कहते हैं विस्फोटी तारा, ठीक है। अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी ग्रह जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन बुध और अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बुध और अरुण में देखा जाए तो सूर्योदय कहाँ होगा, तो पश्चिम में होगा, और सूर्य कहाँ पे डूबेगा, पूरब में डूबेगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाकर बता देते हैं नवों ग्रह की स्थिति और नवों ग्रह का कुछ कुछ खास बात जो सीधे आपको प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप लोग बना लीजिएगा इसी तरह से जैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर सूर्य बना लीजिएगा, आप लोग भी ऐसे करके एक सूर्य बना लीजिएगा। ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। ये क्या है, सूर्य है, ये अपना रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ठीक है। तो ये एकदम इसी तरह से बना लीजिएगा, एक सन बना लीजिएगा, एक सूर्य बना दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से सूर्य। अब सबसे पहला जो है ना, वो पहला बेल्ट देखते हैं यहाँ पर एकदम सामने में है कौन, ये आपका देखने को मिलेगा बुध। ये कौन सा है, बुध है। तो बुध के बारे में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, और ये जो है वो सबसे जल्दी यहाँ पे घूमता है, मतलब सबसे नज़दीक में है। तो और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका एक भी उपग्रह नहीं है, किसका, बुध का। तो इतना बात थोड़ा याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद का जो बेल्ट है इस तरह का, तो इस तरह का देखने को मिलेगा क्या, तो शुक्र। ये क्या है, शुक्र। तो शुक्र से थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये सबसे चमकीला है, इसको भोर का तारा, शाम का तारा इसी को कहते हैं। और ये इसका कोई उपग्रह इसका भी नहीं है, इसका भी उपग्रह नहीं है, ध्यान में रखेंगे। ये देखेंगे तो उल्टा चक्कर लगाता है, इसीलिए इसमें सूर्योदय जो है वो पश्चिम की ओर होता है, सूर्यास्त जो है वो पूरब की ओर होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे शुक्र से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पृथ्वी, इसके बाद कौन सा है, पृथ्वी। देखिए ये पृथ्वी से याद रखना है कि एकमात्र अभी तक ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, तो ये पृथ्वी ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका घनत्व होता है। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, ये ध्यान में रखेंगे। 23.5 डिग्री जो है ये लेटा हुआ है अपने अक्ष पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी से, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इस सूर्य से अगर देखेंगे दूरी के अनुसार ये तीसरा ग्रह हो जाएगा, बुध, शुक्र और पृथ्वी ये तीसरा नंबर का हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे मंगल। मंगल, तो ये मंगल से क्या याद रखना है, मतलब ये लाल ग्रह इसको कहते हैं, और पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो ये नीला ग्रह कहते हैं। ये लाल ग्रह है
आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण यहाँ पे ये लाल है। जीवन की संभावना अब तलाशी जा रही है मंगल पर, ठीक है, ये याद रखना है। इसका फोबोस और डिबोस 2 उपग्रह है। निक्स ओलंपिया यहाँ पे पर्वत है जो बहुत ऊंचा है, मतलब देखा जाए तो आपका जो हिमालय पर्वत है उससे 3 गुना ऊंचा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ तक जो देखें ना, ये तीनों को हम देखें चारों को, तो इसको हम कहते हैं पार्थिव ग्रह, क्योंकि इसकी संरचना पृथ्वी से मिलती है, इसीलिए इसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं, जोवियन ग्रह बोलते हैं। और ये जो ग्रह है ना, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर उपग्रहों की संख्या बहुत कम होगा, उपग्रह जो है वो बहुत कम है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद जो चालू होगा वो गैसीय ग्रह होगा, बृहस्पतीय ग्रह होगा, तो उसमें उपग्रहों की संख्या काफ़ी होगा, तो ध्यान में रखेंगे। इसको जोवियन ग्रह मतलब कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। और ये आंतरिक ग्रह भी इस चारों को कहा जाता है। किसको किसको? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। अब यहाँ से जो चालू होगा, जो पीला ग्रह कहते हैं यहाँ से, तो ये जो है ना चालू होगा यहाँ पे बृहस्पति। बृहस्पति को देखा जाए तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका उपग्रह जो है गैनीमेड, वो सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है ब्रह्मांड का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पीला ग्रह इसको कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है यहाँ पर आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ देखने को मिलता है। जो क्वेश्चन में था, मंगल और बृहस्पति के बीच देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगर आगे बात करें यहाँ पे, तो इसके बाद शनि होता है, ठीक है। ये शनि जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। शनि में जो है वलय पाया जाता है, इस तरह से आप देखेंगे शनि को, ठीक है। तो 7 वलय इसमें पाया जाता है, रिंग पाया जाता है इसमें, तो याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से क्या पूछा जाता है, यहाँ पे टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है शनि से, और इसका सबसे कम घनत्व है। पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व था, इसका सबसे कम घनत्व होता है, इसीलिए अगर ये पानी में आप फेंक दीजिएगा शनि को, तो शनि तैरने लगता है, ठीक है। तो इसका सबसे कम घनत्व है, और ये गैसीय ग्रह है। बृहस्पति भी गैसीय है, तो शनि भी गैसीय ग्रह है, तो यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको काला ग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अरुण, ठीक है। अरुण जो है ना, ये क्या होता है? तो याद रखेंगे, ये देखा जाए तो पृथ्वी और जैसे बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि जिस तरह से घूमता है उस तरह से ये नहीं घूमता है, ये शुक्र के जैसा घूमता है, मतलब शुक्र के समान है। और ये क्या करता है? तो इसका सूर्योदय देखने को मिलेगा, मतलब उल्टा घूमता है। कुल मिलाकर सब जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, तो सब जगह सूर्योदय होता है पूरब में, लेकिन यहाँ पे अरुण में देखेंगे और शुक्र में, तो ये सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो सूर्योदय आपको देखने को मिलेगा पश्चिम में, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। हरा ग्रह भी इसको कहते हैं, ठीक है। और लास्ट इसके बाद एक ग्रह है जिसको यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं, वरुण, ठीक है, वरुण। और ये वरुण जो है ना, ये सबसे सूर्य का दूर का ग्रह है ये वरुण, और ये भी हरा ग्रह है, मतलब यहाँ पे मीथेन गैस की मात्रा अधिक होने के कारण ये हरा है। ये दोनों इसी तरह का है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लास्ट का जो 4 ग्रह देख रहे हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 है ना, वो गैसीय ग्रह कहलाता है, और इसको कहते हैं बृहस्पतीय ग्रह बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं, जो ये बाहर का ग्रह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी से संबंधित था जो हम आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझा दिए चीज़ों को लिखकर। देखिए मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उसके बाद भी हम क्लास लिए। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा क्लास लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, मतलब जैसा भी लगा होगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।